हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, दरअसल बांग्लादेश की जो सैन्य दल है उसने पहली बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मार्च किया है। और इस सैन्य दल में जो बांग्लादेश है उसकी तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं की जो सैन्य टुकड़ी है उसने भाग लिया था इसमें। अब दरअसल हुआ ये कि जो ये बांग्लादेश है वो अपनी स्थापना का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इसके अलावा भारत जो है वो 1971 के भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसकी विजय की स्वर्ण जयंती के रूप में इस साल को मना रहा है। तो इस मार्च के जरिए दोनों देशों ने जो था इस वर्ष को, इस मौके को सेलिब्रेट किया। हालांकि जो इस बार का गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करें तो इस बार के गणतंत्र दिवस पर काफ़ी सारी ख़ास बातें रहीं। इसके अलावा भी जैसे अगर फ्लाई पास्ट की बात करें तो सबसे पहले जो राफेल फाइटर जेट है वो ख़ास रहे। इस बार के फ्लाई पास्ट में पहली बार वो उड़ाए गए। और भावना कंठ जो थी वो इसके रिपब्लिक डे के जो फ्लाई पास्ट है उसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली विमेन पायलट बनी। और इसके अलावा जो लद्दाख की झांकी थी वो पहली बार प्रदर्शित की गई रिपब्लिक डे पर। और जो इस बार का जो रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे परेड थी, इसमें कोई जो चीफ गेस्ट थे, जो मुख्य अतिथि थे, विदेशी मुख्य अतिथि जो आते हैं वो नहीं थे इस बार। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई मुख्य अतिथि रिपब्लिक डे पर नहीं थे। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है, 1952 में, 1953 में और 1966 में। 1966 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उस साल भी उस वर्ष भी जो रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था, उस पर किसी मुख्य अतिथि को इनवाइट नहीं किया गया था। हालांकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस साल की गणतंत्र दिवस परेड पे मुख्य अतिथि कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। अब यूं तो गणतंत्र दिवस पर इस बार काफ़ी कुछ खास रहा, लेकिन हमारा जो फोकस है वो भारत और बांग्लादेश पर है। जो दोनों देश, बांग्लादेश अपने स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारत जो है 1971 के जो युद्ध था उसकी विजय की स्वर्ण जयंती मना रहा है। तो हमारा जो फोकस आज के टॉपिक पर रहेगा वो इसी मुद्दे पर रहेगा। तो इसी के मद्देनज़र हम अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर बात कर लेते हैं। 1971 का जो लिबरेशन वॉर है उसके बारे में जानेंगे और वर्तमान में भारत और बांग्लादेश जो है उसके बीच संबंध किस तरीके के हैं और उन संबंधों में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं दोनों देशों के सामने, उस पर बात करेंगे। और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, हमेशा की तरह जैसे आगे की राह क्या हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर रहेगा हमारा प्रश्न। अब क्योंकि यहाँ पर जो था, अब इस आज़ादी को जो बढ़ाने के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, तो वहाँ पर एक मुक्ति बाहिनी संगठन था जो यहाँ पर जो इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसी के उद्देश्य से उसका गठन किया गया था। और वो जो थे गुरिल्ला युद्ध की कला में माहिर थे। जो मुक्ति बाहिनी के जो सैनिक थे वो गुरिल्ला पद्धति पर लड़ाई लड़ते थे। अब क्योंकि ये इतने शुरुआत से ही यहाँ पर संघर्ष चल रहा था, लेकिन ये चरम पर अपने कब पहुंचा, जब 1970-71 के जो संसदीय चुनाव हुए उसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो मशहूर नेता थे, जो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, तो उन्हें यहाँ के उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको यहाँ के इस वक्त के जो इस दौर के जो 70-71 के जो संसदीय चुनाव थे उसमें उन्हें ज़बरदस्त जीत हासिल हुई। अब हुआ क्या, जो पाकिस्तान की सरकार थी उसने इसका कड़ा विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो वहाँ के मशहूर नेता हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, तो वो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे तो वो नहीं चाहते थे कि वो पावर में आए, क्योंकि अगर वो पावर में आ जाते तो उस क्षेत्र से जो था सरकार का, पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल जो था कहीं ना कहीं खो जाता, बहुत कम हो जाता। तो इसलिए सरकार जो थी उनके अगेंस्ट हो गई और सरकार ने जो था इसी की वजह से ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया। अब इस सरकार के इस फैसले को देखते हुए जो मुक्ति बाहिनी थी उसने अपना आंदोलन जो था वो और ज़्यादा तेज़ कर दिया। आज़ादी को लेकर जो उनका आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, वो और ज़्यादा तेज़ कर दिया उन्होंने।
अब सरकार ने क्या किया, जो ये आंदोलन था, जो ये विद्रोह था, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए सरकार ने सेना को भेज दिया और सैन्य बल का प्रयोग किया उसको कुचलने के लिए, इस विद्रोह को। अब इसी बीच जो था, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने मार्च 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर भारत की क्या भूमिका रही, ये तो जो पाकिस्तान के दोनों हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से जो क्षेत्र थे, उनके बीच का संघर्ष था। अब इसमें भारत की क्या भूमिका रही, तो भारत की भूमिका की बात करें तो बांग्लादेश में जब ये इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने सैन्य बल प्रयोग किया, तो वहाँ से जो एक बड़ी संख्या में जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, वो भागकर भारत में उन्होंने शरण ले ली। हालांकि भारत ने जो था सहायता के लिए वहाँ पर शांति सेना भेजी अपनी। अब भारत के इस कदम का जो था पाकिस्तान में कड़ा विरोध हुआ कि भारत को क्या ज़रूरत थी कि वो बांग्लादेश का साथ दे, जो वर्तमान बांग्लादेश है, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका साथ दे। तो पाकिस्तान के जो लोग थे, उनमें अपनी सरकार से ये मांग उठी, उन्होंने ये मांग की कि भारत पर जो है इसकी कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी सैन्य कार्रवाई करे हमारी सरकार। तो इसी के साथ जो था भारत का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। कब? जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, उसने भारत पर हमला कर दिया। अब जब भारत पर हमला कर दिया तो भारत भी जवाब देगा। तो यहीं से शुरू हुआ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। 3 दिसंबर को भारत पर जब अटैक हुआ, उसके बाद 13 दिन तक युद्ध चला और फाइनली 16 दिसंबर को पाकिस्तान की जो सेना है, उसने सरेंडर कर दिया भारत के सामने। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन करते हुए भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, उन्होंने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। युद्ध खत्म हो गया और एक नए देश, भारत के एक नए पड़ोसी देश का उदय हुआ, बांग्लादेश के रूप में। अब भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए आज का सवाल। भारत बांग्लादेश समकालिक संबंधों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य जिस तरह की चुनौतियां हैं, उनका परीक्षण करते हुए इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच संबंध की। तो जो बांग्लादेश है, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक देश है, पड़ोसी देश है उसका। जैसे हमने देखा था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान तो भारत के पूर्व में स्थित है। और दोनों ही देश जो है वो कई तरीके से विरासत साझा करते हैं, जैसे कि भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, कई रूपों में जो है दोनों देश जो है आपस में संस्कृति साझा करते हैं। और इसके अलावा जो बांग्लादेश है, अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और पिछले जो 1 दशक की बात करें तो पिछले 1 दशक में दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत ने उसका साथ दिया, बांग्लादेश का साथ दिया, तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने शुरुआती स्तर पर ही बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। और दोनों ही देशों के बीच जो है शुरुआत से ही जो आवागमन के और व्यापार के लगभग जो सभी साधन हैं, जैसे रेल मार्ग हो गया, हवाई जहाज हो गया, बस और ये सब पानी के जहाज, इन सब के द्वारा ही दोनों देशों के बीच जो है आवागमन भी होता है और व्यापार भी होता है। और अगर हम जो वित्त वर्ष 2018-19 की बात करें तो इसमें भारत ने जो बांग्लादेश को निर्यात किया था, वो करीब कितने का था? 9.21 अरब डॉलर का जो था निर्यात किया था। और अगर आयात की बात करें तो आयात के मामले में ये आंकड़ा कितना था? 1.04 अरब डॉलर का जो था भारत ने बांग्लादेश से आयात किया था। इसके अलावा जो बांग्लादेश के उत्पाद हैं, जो बांग्लादेश के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भारतीय बाजार में, भारत की जो मार्केट है उसमें बेचने के लिए अतिरिक्त कर से छूट दी जाती है। और जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनमें जो ग्रिड स्थित हैं, वहां पर पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के, बांग्लादेश को विद्युत का निर्यात किया जाता है वहां से। और कोरोना काल में भी जो दोनों देश हैं, उनके बीच व्यापार और परिवहन को लेकर
काफ़ी बढ़ावा दिया गया, भारत ने काफ़ी बढ़ावा दिया और अभी हाल ही में जो है भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की जो खेप है वो बांग्लादेश और नेपाल को भेजी और उससे पहले भूटान और मालदीव को भी भेजी थी, अभी हाल ही में भेजी है भारत ने। तो कोरोना काल में भी भारत ने जो है वो मदद की है बांग्लादेश की। और रोहिंग्या शरणार्थियों की बात करें, अभी पिछले कुछ समय से रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। तो रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में भी, क्योंकि म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, भारत बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में शरण ली थी उन्होंने, तो भारत ने बांग्लादेश को भी जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके लिए राहत सामग्री भेजी थी। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है समय समय पर संयुक्त सैन्य अभ्यासों का भी आयोजन किया जाता है। कौन कौन से? जैसे संप्रीति और मिलन और संप्रीति, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो समय समय पर दोनों देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं कोई चुनौती हर मामले में होती है। तो यहाँ दोनों देशों के बीच क्या चुनौतियां हैं, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले तो नदी जल साझाकरण का मुद्दा है। इसमें हम तीस्ता नदी की बात कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और उसके बावजूद भी जो है ये मुद्दा जो है दोनों देशों के बीच सुलझा नहीं है अभी तक। तो इस मुद्दे को लेकर भी दोनों देशों के बीच एक बड़ी चुनौती है। और हथियारों की तस्करी की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो कई जगह से डिमार्केशन की वजह से जो है ये हथियारों की तस्करी वहाँ से होती है, जो भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न करती है और दोनों ही देशों के बीच जो है एक चुनौती है। शरणार्थी की समस्या की बात करें तो शरणार्थी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा लगी होने की वजह से वहाँ से शरणार्थी भी एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है भारत में शरण लेते हैं। तो वो हथियारों की तस्करी के साथ साथ शरणार्थी की समस्या भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। और चीन के प्रभाव की बात करें तो चीन जो है, क्योंकि चीन जो पड़ोसी देश हैं उन पर अपना प्रभाव ज़्यादा जमाना चाहता है, जिससे कि वो बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे हैं शुरू से, तो उसमें चीन जो है वो अपना प्रभाव जमाकर कहीं ना कहीं भारत के जो बांग्लादेश के साथ संबंध है, जो दोनों देशों के आपसी जो रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहता है, जिससे कि भारत को, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, जैसे मैंने बताया कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत का, तो एक अच्छा पड़ोसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो देश का मामला हो या कोई आम इंसान के पड़ोस का मामला हो। क्योंकि अगर एक जो आपका पड़ोसी देश है, अगर वो शांति प्रिय देश है, उससे आपके रिलेशंस अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, तो जाहिर है दोनों देशों को विकास करने में भी मदद मिलती है। और क्योंकि आपस में वो हेल्दी रिलेशंस रखेंगे, ना कि एक दूसरे के साथ मुद्दों में उलझे रहेंगे। जितने कम उलझे हुए मुद्दे होंगे दोनों के बीच, तो दोनों के लिए ही अच्छा है। तो भारत भी एक हेल्दी रिलेशंस का पक्षकार है, तो दोनों देश जो है आपस में जो संबंध है अच्छे रहना जरूरी। लेकिन चीन कहीं ना कहीं उन रिश्तों को जो है प्रभावित करना चाहता है। इसके अलावा चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी जो है वो बांग्लादेश की जो राजनीति है उसको प्रभावित करता है। बांग्लादेश को प्रभावित कि उसकी जो राजनीति है उसको प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। तो जो चीन और पाकिस्तान है, दोनों ही देशों का जो कहीं ना कहीं झुकाव वो बांग्लादेश की तरफ है, तो उससे भारत के जो रिश्ते हैं, भारत के जो हित हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो वो एक चुनौती है। अब ज़ाहिर है चुनौतियां हैं तो उनको दूर भी किया जा सकता है। अब उनको दूर करने के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले तो अब हम इस नक्शे के ज़रिए समझते हैं कि बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस भारत के लिए। पहले तो ये बांग्लादेश है, ये सारा, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। अब ये जो है पूरा, यहाँ से ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा हिस्सा, अब अगर भारत को अपने उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनमें जाना है तो ये पूरा जो क्षेत्र मैंने बताया ये चिकन नेक कहलाता है, तो इससे होकर ही जा सकता है। लेकिन अगर
भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं, दोनों के बीच पारगमन की सुविधाएं हैं अच्छी, तो इससे क्या है, भारत अपने जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें जाने के लिए सीधा रास्ता अपना सकता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से, पटना से ऐसे होते हुए, इसको पूरे को साफ करके, ये पटना से इस चिकन नेक के थ्रू होते हुए इस तरीके से इतना लंबा रास्ता त्रिपुरा तक जाएगा। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच पारगमन की फैसिलिटी अच्छी है, पारगमन के रास्ते अच्छे हैं, रेल मार्ग है, बस का रास्ता है, तो रेल मार्ग वगैरह ये सब रास्ते, तो ये सीधा यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो इससे टाइम की बचत होगी और जो संसाधन है वो भी कम लगेंगे। जाहिर बात है कि कॉस्ट कम आएगी अगर, और आप बहुत कम समय में अपने ही दूसरे राज्य से संपर्क कर सकते हो। तो बांग्लादेश की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसके अलावा तो भारत को क्या करना चाहिए कि जो दोनों देश हैं उन दोनों देशों के बीच इस तरह की फैसिलिटीज़ को और बढ़ाना चाहिए, और इसके साथ साथ ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ बल्कि बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे रखते हुए वो जो और भी उसके जो और पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, और भी जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनके ज़रिए भी, बांग्लादेश के ज़रिए उनको भी, उनके साथ और क्षेत्रों में सहयोग को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच जो आम जनता है उसके बीच संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए जाएं, जिससे कि दोनों देशों के संबंध जो है और मधुर हों और मजबूत बने। और इसके लिए दोनों देशों को ज़रूरी है कि एक संयुक्त रणनीति पर काम करें दोनों ही देश, क्योंकि एक संयुक्त रणनीति पर काम करेंगे तभी इस तरीके की जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने में दोनों देशों को मदद मिलेगी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच भले ही कुछ चुनौतियां उन दोनों देशों के सामने हो, लेकिन क्योंकि दोनों ही देशों के जो संबंध है वो मजबूत और मधुर रहे हैं, और तो इसलिए ज़रूरत है कि जो दोनों ही के सामने जो विवाद के मुद्दे हैं या चुनौतियां हैं दोनों के सामने, तो उन पर संयुक्त रणनीति बनाकर साझा रूप से काम करने की ज़रूरत है। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।